अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किस दिन सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। अब बेसिकली जो हम हैं वो क्वेश्चन नंबर कौन सा करने लगे हैं? 7। ये पांच पेपर क्वेश्चन है। ठीक है। और ये 20 मार्क्स का आया हुआ है ऑटम 2010 के अंदर। क्या कह रहा है सवाल में? कहता प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 एंड गिव ऑल नेसेसरी कैलकुलेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आपको किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन अगर करनी है, ठीक है, तो उसकी वर्किंग आपको लाजमी शो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्किंग लाजमी शो करें। ठीक है, वर्किंग के बगैर आपने काम नहीं करना। अच्छा जी। ले जी, पढ़ते हैं सवाल। कहते हैं साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड is a manufacturer of pharmaceutical products in January 2015. One of the its plants suffered a major breakdown and it was repaired at a cost of 1.5 million. But the production capacity was reduced significantly and the plant was ready for production on June 30, 2015. At the time, the company's engineer advised that the plant could be used at a reduced level of 3 years only. Okay. यानी कि कोई नुकसान हो गया उसकी वजह से अब उसकी जो लाइफ है कमिंग जो है वो 3 साल की रहेगी। द प्लांट वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस एट 30 जून 2015 एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, द प्लांट वाज इंपोर्टेड एट एफओबी प्राइस ऑफ, ठीक है, 8 लाख US डॉलर्स। द पेमेंट वाज मेड एट अ टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन 1 जुलाई एट द रेट ऑफ 52 per US dollar. Other charges including installation costs amounted to 7 million. Installation of the plant was completed on 31st December 2005 and commercial production commenced on 1st April 2006. The company uses straight line method of depreciation. Depreciation charge from the month the asset is available for use up to the month prior to disposal. At the time of purchase, the estimated useful life of the plant was 15 years, whereas the estimated where salvage value was 2 million. अच्छा, based on the report of a professional independent valuer, the plant revalued on 1st January 2000, 1st July 2010 at 45 million, and there was, however, no change in estimate of useful life of the plant. And the factory remained closed from 1st April to 30th June due to law and order situation. And the salvage value has not changed since it was first estimated at the time of purchase. ठीक है जी, ना सैलवेज वैल्यू बदली ना कुछ, सारा कुछ उसने मुझे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन भी बीच में, जैसे ही रिवॉल्यूशन का लफ्ज आया तो मेरे जहन में सबसे पहली चीज क्या आई कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या बनाएंगे? स्केड्यूल थोड़ा सा जो है वो क्रिएट करेंगे। ओके ओके कहानी। अच्छा। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी आगे सबसे पहले वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 किसकी आएगी? स्केड्यूल की। हमारे एसिड का नाम क्या था? प्लांट। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? एक तो प्लांट आ गया, फिर एक कॉलम आ गया रिवोल्यूशन सरप्लस का, और एक इसका आ गया पीएनएल का। ठीक है, मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने ये प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ था, सवाल ये आया। ये प्लांट अवेलेबल फॉर यूज हुआ था, इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हो गई थी? 31 दिसंबर 2005 को।
कमर्शियली बेसिकली 1 अप्रैल को यूज होना शुरू हुआ, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज कब हो गया था? 31 दिसंबर को। हम 31 दिसंबर ले लें या 1 जनवरी ले लें, 2006 की, कोई मसला तो नहीं है, एक ही बात है। तो बेसिकली इसकी डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करेंगे? 1 जनवरी से। तो मेरे लिए ये अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? 1 जनवरी 2006 से। जिसकी कॉस्ट कितनी थी? हाँ जी, कॉस्ट के ऊपर आते हैं जी, कि इसकी कॉस्ट कितनी। अच्छा जी, कॉस्ट में उसने उसने बताई हैं दो चीजें। एक तो उसने बताया कि आपने इंपोर्ट किया था 800 US डॉलर्स का, लेकिन आप तो रुपीस में बना रहे हो यहाँ पे, तो $1 उस टाइम कितने का था? 52 रुपीज का था, बड़ा सस्ता था। तो हम क्या करेंगे, एक तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे, वर्किंग नंबर टू। कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो हमने कहा जी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 52, कितना आ जाएगा? 41.6 मिलियन। ओके, 41.6 मिलियन प्लस, साथ में मुझे क्या पड़ी हैं? इंस्टॉलेशन चार्जेस। वो मुझे कितने देने पड़ रहे हैं? 7 मिलियन के। ये आ गए, 7 मिलियन के मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो 7 मिलियन वो भी ऐड होगा। तो ओवरऑल कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगी? 48.6 मिलियन की। तो थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 48,600। ओके होगी बात। चलो, इसके बाद कौन सी डेट आएगी? ये आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है? अब हमारी, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे अनटिल, अनटिल कि भाई मेरी कौन सी डेट ना आ जाए, रीवैल्यूशन की डेट ना आ जाए। रीवैल्यूशन मैंने किस दिन परफॉर्म की, तब तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही है। तो रीवॉल्यूशन की डेट क्या थी? किधर गई, किधर गई, किधर गई? हमने रिवॉल्यूशन की थी। हाँ ये रही, मिल गई। हमने रिवॉल्यूशन की है, अल्लाह भला करे, जुलाई 1 को 2010। बिल्कुल ठीक है। तो तब तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी, एसिड कितने का था? चाहिए, मैं अमाउंट सारी इसके अंदर थाउजेंड के अंदर ही ले रहा हूँ पहले ही। 48,600 माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी इसकी, जो उसने मुझे बताई थी? रेजिडुअल वैल्यू, टू 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 टू, बिल्कुल, ये आ गई 2 मिलियन की। 2 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू आ गई। अब 2 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। तो इधर कितने आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। -2000 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ कितनी थी इसकी? उसने कहा जी 15 साल। तो डिवाइडेड बाय 15, मल्टीप्लाई बाय, हमने कब से डेप्रिसिएशन शुरू की है इसकी? 1 जनवरी 2006 से। 2006 का साल पूरा, 7 का पूरा, 8 का पूरा, 9 का पूरा, 10 का आधा। तो ये कितने बने? 4.5 साल। ऐसे ही है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4.5 के साथ।
तो बताओ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 4.5 साल की? कर दो कैलकुलेट। 13,980। ये 13,980 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और हम कौन सी डेट तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 30 जून 2010 तक, सॉरी, 30 जून 2010 तक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 3। ये आया है वर्किंग नंबर 2 से। कितनी आ गई? 13,980, माइनस कर देंगे। तो पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? WDV आ जाएगी। 30/6/10। WDV 34,620। फिर हमने इस दिन क्या की? रीवैल्यूएशन। हमने रीवैल्यूएशन की 1/7/10 को, रीवैल्यूड अमाउंट। कितने की रीवैल्यूएशन हुई? 45 मिलियन की। तो इसको हम कितना लिखेंगे? 45,000। तो इस दिन मुझे क्या आया? मुझे बेसिकली रीवैल्यूएशन सरप्लस आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने का गेन बन रहा है? 10,380 का। 10,380। और ये सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से कोई मसाइल नहीं मुझे सामना करने पड़े। कब तक? जब तक ये इम्पेयरमेंट वाला वाकया नहीं हो गया। इम्पेयरमेंट वाला वाकया किस दिन हुआ? ये वाकया हुआ है, अल्लाह भला करे, 30 जून 2015 को। ये वाकया कब हुआ है? 30 जून 2015 को। हम कहाँ खड़े हैं अभी? 30 जून 2010 कह लो एक किस्म का। तो कितने साल? कुछ नहीं हुआ, 5 साल। तो वर्किंग नंबर 4। अब फिर इतने साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? हमने कहा जी 45,000, माइनस रेजिडुअल वैल्यू उसने कहा था चेंज नहीं हुई, वही की वही रही है। तो -2,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब लेनी थी, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू उठाई है। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई थी? 15 में से 4.5 साल ऊपर गुजर गए थे, ये हमने गुजार दिए थे। ठीक है। तो अब कितने साल बाकी रह गए? 10.5 साल। ठीक है, 10.5 साल रह गए। और हमने कितने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? 2011 में 1 साल हो जाएगा, 12 में दो, इस तरह करते करते 13, 14 और 15, 5 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। तो 5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी? करें जरा कैलकुलेट। 20,476। अच्छा, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी वैसे वैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी थी, तो उसकी भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग करनी पड़ेगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि सरप्लस में बैलेंस आ रहा था ना मेरे। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो कितनी थी मेरी? 10,380 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर भी बता दें कितना आ रहा है? हाँ जी, 4943, राउंड ऑफ करके। ठीक है, हम आ गए 30/6/15 पे। डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 4 और 5। एक वर्किंग 4 में चीज और एक वर्किंग 5 में।
तो वर्किंग फोर में हमारी कितनी आई थी वैल्यू? 20,476। और दूसरी की वैल्यू क्या थी? 4943। नहीं जी, माइनस कर दें तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगी? WDV। 30,615 को WDV कितनी आ गई? मैंने कहा WDV आएगी 24,524। और सरप्लस की वैल्यू कितनी बाकी रह गई? 5,437। अब इस दिन आके हमने क्या करना है? अपना इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है? इम्पेयरमेंट टेस्ट। अब मेरी एसिड की वैल्यू गिर गई। एसिड की वैल्यू गिरने के बाद रिकवरेबल अमाउंट उसने खुद ही बता दी। इसका मतलब है मुझे इस बार रिकवरेबल अमाउंट के लिए टेस्ट भी पूरा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे तो वो भी नहीं लगाना। तो मेरी तो रिकवरेबल अमाउंट उसने खुद ही कैलकुलेट कर दी, 19,277। तो 30,615 को रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। तो वो भी सारे टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 19277। तो 30,615 को इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आया? 5247 का। 5247 का है, तो इसका मतलब है अभी तक जो है सरप्लस में इतनी बर्दाश्त है कि वो इसको बर्दाश्त कर सके। तो 5247 सीधा सीधा यहीं से माइनस कर देंगे। तो अभी भी मेरे सरप्लस में कितना बैलेंस बाकी रह गया है? 190 का रिमेनिंग बैलेंस बाकी रह गया। तो यहां तक किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? चलो, अब इसकी क्या करनी है मुझे? जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ठीक है, करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा जी, उसने क्या मांगा था? कब से कब तक की जर्नल एंट्रीज करनी थी? इस चीज को समझना। उसने कहा प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। इसका मतलब है शुरू से लेकर आखिर तक नहीं करनी मुझे जर्नल एंट्रीज। सिर्फ और सिर्फ 2015 की जर्नल एंट्रीज करनी है। उसके अलावा पिछले सालों की कोई जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी। तो वह ठीक है, फिर तो हम और कोई काम नहीं करेंगे। तो 2015 में मैंने एक काम क्या किया है? एक तो मैंने लगाई है रिपेयरिंग का खर्चा, 1.5 मिलियन का। एक तो इसकी जनरल एंट्री पास होगी, और ये मैंने रिपेयरिंग की कब है? जनवरी के अंदर। ठीक है, जब उसका ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक हो गया। तो हमने कहा जी 1 जनवरी 2015 रिपेयर मेरा क्या होता है? एक्सपेंस। तो रिपेयर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 1500 से। ठीक है। और इसके साथ क्या लिख देंगे? प्लांट रिपेयर्ड। ठीक होगी बात। फिर साल का आखिर आया। साल के आखिर में हमने क्या की? डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब मुझे सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, बाकी किसी डेप्रिसिएशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये याद रखिएगा। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी वर्किंग। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करूं, सिर्फ 10.5 से डिवाइड कर देता, तो मेरे पास सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन आती और हर साल वही डेप्रिसिएशन चार्ज होती। तो हम सिंपली क्या करेंगे?
45,000 -2,000 डिवाइडेड बाय 10.5। तो बताओ जी, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है? एक साल की डेप्रिसिएशन मुझे बता दें, क्योंकि मुझे सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन बतानी है उसे। जी। कितनी आ रही है भाई? 4095। ठीक है। और इसके साथ क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर। ठीक हो गई बात। चलो, गुड हो गया। इसके बाद हमारे पास अगली क्या कहानी आई? जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, वैसे वैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी चार्ज होता है। तो 30/6/15 को हमने उसकी भी एंट्री की, उसमें भी सिर्फ किसकी करनी है? एक साल की। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ठीक है, वो कितना था? उसकी वर्किंग हम क्या कर रहे थे? 10,380। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे? 10,380 डिवाइडेड बाय 10.5। जी, बता दें कितना आ रहा है इसका? 988.57, तो 989 कर दो। ठीक है। और इसको हम क्या लिख देंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। और फिर एंड में इम्पेयरमेंट लॉस भी हुआ है, तो उसकी भी एंट्री पास कर देंगे। 30/6/15। लेकिन इस दफा पीएनएल को कुछ नहीं चार्ज होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ से निकला है? रीवैल्यूएशन सरप्लस से, क्योंकि उसके अंदर इतनी बर्दाश्त बाकी थी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्लांट क्रेडिट। कितने से? 5247 से। 5247 से। और इसके साथ क्या लिख देंगे? इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड। लें जी, हमारी 2015 की तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? कहानी क्लियर है? नहीं, देखो, रिपेयर कभी भी रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करने से, अब देखो रिपेयर कौन से वाले पार्ट में आता है? ये आता है जब एसिड बन के तैयार हो चुका उसके बाद उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हमने कहा था एक इनिशियल रिकग्निशन होती है, एक सब्सिक्वेंट होती है। सब्सिक्वेंट में हमेशा याद रखो, जब तक कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज ना करवा दे ऐसा कोई खर्चा, रिपेयर कभी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता। अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर, तो ही उसको कॉस्ट में ऐड किया जाता है। ये हमने आई 16 में इसके बारे में बात की थी, कि भाई जब तक कोई सिग्निफिकेंट, वो जो अर्निंग कैपेसिटी हो, जैसे हमने कहा था, कोई नया कमरा डाल दिया, ठीक है, कोई बस की कैपेसिटी बढ़ा दी, ठीक है, मशीन ज़्यादा यूनिट्स बनाना शुरू हो गई, तो ये क्या है? अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो जब तक कोई चीज़ अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर रही, हम उस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ओके हो गई बात? ठीक हो गया। तो यहां तक आनी क्लियर है? चलो, गुड हो गया। ठीक है भाई। बाकी इंशाल्लाह भाई अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।